हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 जनवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज 7 जनवरी के रिवीजन से। जी हाँ, 7 जनवरी के रिवीजन को पहले हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल था कल कि हाल ही में किसने 2026 को नेटवर्क डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है। जी हाँ, तो ये भारतीय सेना ने घोषित किया है इसे। जी हाँ, इसे भारतीय सेना ने घोषित किया है 2026 को नेटवर्क डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में। अगला देखेंगे कहाँ के चांसलर भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। तो जर्मनी के हैं। जी हाँ, जर्मनी के चांसलर जी की फ्रेडरिक मेज। जी हाँ, फ्रेडरिक मर्ज। जी हाँ, फ्रेडरिक मर्ज जी हैं जो कि भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तो ये आपकी ये ऐसे याद रखिएगा। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित खत-बात ये मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जी किया। और इसमें 2014 से 2025 तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भाषण देते हैं प्रधानमंत्री लाल किले पर उसके संकलन को यहाँ इसमें दर्शाया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना ने किस बटालियन का गठन किया है। जी हाँ, आने वाले भविष्य में आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना ने किस बटालियन का गठन किया है। तो ये भैरव बटालियन है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे यूटीटी यूथ कंटेडर 2026 अंडर 17 का खिताब किसने जीता। तो सिंड्रेला दास ने जीता। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे वन लाइनर के जो हैं इन्हें भी देख लेते हैं रिवीजन। तो पहला सवाल है कि भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ लॉन्च किया गया। तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो ये बांग्लादेश ने। जी हाँ, इस समय बांग्लादेश से भारत के हालात सही नहीं हैं। तो जैसा जानते हैं कि यहाँ पर उसने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। फिर अगला देखेंगे वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो ये डेल्सी रोड्रिग्स को बनाया गया। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं भी यूएसए ने वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 4 जनवरी 2025 को किस देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो म्यांमार ने बनाया। और इसी के उपलक्ष्य में इसने लगभग 6000 कैदियों को रिहा किया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 5 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव निम्न से किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो ये हमारे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला देखेंगे इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी कहाँ किया जाएगा। तो गोवा में किया जाएगा। गोवा जैसा कि जानते हैं हाल ही में वहाँ पे तीसरा जिला बना है कुशावती। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुशावती। अगला देखेंगे सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किस जगह किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया जाएगा। ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में है। तो यह महाराष्ट्र में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित कितने साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। तो 41 कृतियों का किया। और ये सब जितने हैं शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए ये था हमारा कल का रिवीजन। अब आज आप हम शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। तो यहाँ चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनेगी। जी हाँ, इसके ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वीनस विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी कोको गॉफ, ऑप्शन नंबर डी अरेना सबलेंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीनस विलियम्स। जी हाँ, वीनस विलियम्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन जाएंगी। आइए इनके बारे में व्याख्या देखेंगे अगले स्लाइड पे। वीनस विलियम्स अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स 45 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में खेलने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी। उन्हें टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। जी हाँ, वीनस विलियम्स जापान की किमितो डेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगी जिन्होंने 2015 में 44 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया था। वही वीनस विलियम्स टेनिस की महान खिलाड़ी हैं। यह 7 बार ग्रैंड स्लैम और 4 बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। इनकी बहन जो हैं सेरेना विलियम्स वो भी काफ़ी सुपरस्टार रह चुकी हैं। ये दोनों मिलकर बहुत ही एक समय पूरी छाई हुई थी दुनिया पर। तो यहाँ पर देखें और साथ ही साथ यह लेखिका भी हैं और ये उद्यमी भी हैं तथा समान वेतन की प्रबल समर्थक भी रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी के महीने में खेला जाता है, मेलबर्न में होता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जी हाँ, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और साल का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ,
ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है? साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, पहला ग्रैंड स्लैम है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है जो किन देशों के से आगे निकल गया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसए, यूके, ऑप्शन नंबर बी चीन और रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस और इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी चीन और रूस। जी हाँ, भारत जो है भारतीय रेलवे जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क है और यह चीन और रूस से आगे निकल गया है। ये इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है, जिसने 2025 में इलेक्ट्रिफिकेशन के 100 साल पूरे किए और दुनिया भर के अन्य नेटवर्कों को पीछे छोड़ दिया है। भारत का लगभग 70,000 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से चलता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि 100 साल इसके इलेक्ट्रिफिकेशन के पूरे हुए हैं और 70,000 किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है पूरी तरह बिजली पर केंद्रित है। तो आइए रेलवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला रेलवे जो है भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच चला, डलहौजी के शासनकाल में। उसमें डलहौजी थे, रेलवे के जनक उन्हीं को बोला जाता है। तो अगला देखेंगे इसका राष्ट्रीयकरण है जो 1951 में किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जी हाँ, जिसमें लगभग 14 लाख से अधिक 14 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और यह 18 जोन में विभक्त है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो यह 1905 में हुई। वर्तमान अध्यक्ष इसके सतीश कुमार जी हैं और पहली महिला निदेशक की बात करें तो सोनाली मिश्रा। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिए। इस समय आरपीएफ की जो है रेलवे पुलिस फोर्स की आरपीएफ की जो महानिदेशक हैं सोनाली मिश्रा जी हैं। और वे रेलवे की अध्यक्ष की बात करें पहली महिला तो जया वर्मा सिन्हा थी। जी हाँ, इससे पहले जया वर्मा सिन्हा थी, आप लोग याद रखेंगे। सतीश कुमार जी से पहले वही थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर भारत का पहला बैलिस रोबोटिक सेंटर शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो उत्तर भारत में किस शहर में भारत का पहला बैलिस रोबोटिक सेंटर शुरू हुआ? तो हमारे वाराणसी में शुरू हुआ। जी हाँ, मोदी जी के संसदीय शहर वाराणसी में। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, अगले स्लाइड पे देखेंगे। वाराणसी के औरियाना अस्पताल में आधुनिक रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण तकनीकी बैलिस की शुरुआत की गई है। यह उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां रोबोट की मदद से सटीक और कम रक्तस्राव वाली सर्जरी की जा रही है। डॉक्टर अमित जायसवाल के नेतृत्व में यह सेंटर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। तो यह कहाँ हो रहा है? हमारे बनारस में हो रहा है। जी हाँ, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अभी हाल ही में बनारस में आप लोग जानते होंगे 72वीं जो है सीनियर वॉलीबॉल का उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने किया। और बनारस में है सबसे ज़्यादा जीआई टैग भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। लगभग यहाँ पर 32 जीआई टैग है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर कई घाट भी हैं जैसे नमो घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के ऑनलाइनर के फैक्ट पर। जी हाँ, ऑनलाइनर में देखेंगे आज हम लोग। तो ऑनलाइनर में आज हम दुनिया का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए निम्न से किसने ग्लोबल प्रोसेस शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास ने। जी हाँ, ये आईआईटी मद्रास ने शुरू की। फिर अगला देखेंगे दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? तो यह उत्तर प्रदेश में खोली गई है। ब्रेल लाइब्रेरी दृष्टिबाधित लोगों की कहाँ खोली गई? उत्तर प्रदेश में खोली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे तैमूर क्रूज मिसाइल किसने तैयार किया है? तो ये पाकिस्तान ने तैयार किया है। एक शाहीन मिसाइल भी, वो भी पाकिस्तान की ही थी। जी हाँ, कौन सी? शाहीन मिसाइल भी वो पाकिस्तान की ही थी। इसे भी आप लोग याद रखिए। वायलिन वादक में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो ये RK श्रीराम कुमार को दिया गया। जिसे ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हाल ही में अस्थायी सदस्यों के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें बहरीन शामिल है, कोलंबिया शामिल है, कांगो शामिल है, लातविया शामिल है और लाइबेरिया शामिल है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएन के बारे में जानते होंगे कि यूएन में यूएन की स्थापना है 24 अक्टूबर आपका 1945 को हुई थी। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य
अस्थायी सदस्य तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आप 10 अस्थायी सदस्यों में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया हाल ही में शामिल हुए हैं। बाकी 5 अस्थायी सदस्यों में बात करें तो आपका चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और जापान हो गया। तो ये सब देश उसमें अस्थायी में शामिल हैं। तो और ब्रिटेन हो गया। तो इतने लोग उसमें अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इस बार यूरोपीय, जी हाँ, यूरोपीय जो अध्यक्ष हैं और यूरोपीय टीम है वहाँ को बुलाया जाए, जिसमें उर्सुला वॉन डर लियोन है और एंटियो कोस्टा। जी हाँ, इन 2 लोगों को गणतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं आप लोग। यूरोपीय यूनियन को जानते हैं कि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और हाल ही में अभी यूरो जोन का, अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले, यूरो जोन का जो है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश जो है बुल्गारिया बना। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बुल्गारिया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आज की स्टैटिक जीके का पॉइंट पर। आज स्टैटिक जीके में हम आज कुछ जो संगठन है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके कुछ संगठन के बारे में कल हमने देखा था और आज कुछ संगठन बचे हैं, तो उसके बारे में आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और कुछ जो कल संगठन हमने देखा था। तो इसमें सबसे पहला है एपेक। जी हाँ, एपेक संगठन है जिसे हम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहते हैं। जी हाँ, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसको इसमें कहा जाए तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। इसमें टोटल 31 सदस्य हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपेक का फुल फॉर्म क्या हो गया आप लोग याद रखिए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हमारा एपेक का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1989 में। इसमें कुल टोटल 31 सदस्य और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसी तरह आपका अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे है यूरोपीय यूनियन। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यूरोपीय यूनियन की स्थापना जैसे कि आप लोग जानते हैं कहीं कहीं 1958 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 1993, लेकिन आप 1993 ज़्यादातर किताबों देखेंगे। इसकी स्थापना इसमें 27 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे मर्कोसुर। जी हाँ, मर्कोसुर जो है यह दक्षिण अमेरिकी देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना वैसे तो 1991 में कही जाती है, लेकिन कहीं कहीं 1995 में मिलता है। तो 1991 भी आपको कहीं अगर मिल रहा है तो वो भी आपके उसको गलत मत समझिएगा। 1991 में भी यह सही, इसका आंसर सही होगा। इसमें कुल 4 देश हैं। ये मोंटेविडियो की वो है, यह इसमें जो है इसके मर्कोसुर जो है यह दक्षिण अमेरिकी देशों का संगठन है। इसमें टोटल 6 देश हैं। जी हाँ, छः देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है मोंटेविडियो में है। और 6 देशों में बात करें तो इसमें आपका ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बाकी उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया। ये आपके संस्थापक देश हैं। बाद में इसमें वेनेजुएला और बोलिविया शामिल हुए थे। जी हाँ, बाद में इसमें स्टार्टिंग में 4 ही सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 6 सदस्य हो गए हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। स्टार्टिंग में इसमें केवल 4 सदस्य थे, जिसमें ब्राज़ील था, अर्जेंटीना था, पराग्वे था और उरुग्वे था। लेकिन अब इसमें जो है वेनेजुएला और बोलिविया भी शामिल हुए हैं। तो इसे आप लोग देखें, एक व्यापारिक समूह है जो लैटिन अमेरिका के 6 सदस्यों से मिलकर बना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। लैटिन अमेरिका के 6 सदस्यों से मर्कोसुर, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसमें टोटल शुरुआत में 4 देश थे, लेकिन अब 6 सदस्य हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है मोंटेविडियो है। अगला देखेंगे ओपेक। तो ओपेक जो है ये तेलों का एक संगठन है। ऐसे आप लोग जानते होंगे जो हमारे तेल ज़्यादातर खरीदे जाते हैं, तो ये सब हमारे यानी ओपेक से खरीदे जाते हैं। तो ओपेक का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी जो स्थापना 1960 में हुई थी और इसमें कुल 26 देश थे पहले, लेकिन 13 बाहर हो गए, अब कुल 13 बचे हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। जी हाँ, और अभी हाल ही में अंगोला जो है इससे बाहर हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखेंगे कि दक्षेस, जी हाँ, सार्क। सार्क की बात करें तो सार्क जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह सार्क जो है ये साउथ साउथ एसोसिएशन साउथ एशियन साउथ, इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं साउथ एशियन एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया सार्क का। और इसकी जो स्थापना 1985 में 1985 में हुई थी, जिसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। तो 8 सदस्य देशों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 8 सदस्य देशों में जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, आपका इंडिया हो गया, मालदीव हो गया तथा नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका तो हम नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 देश हो गए जो इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यह साउथ एशियन जो है एसोसिएशन का रीजनल क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके जो हेड है इस समय इंद्रमणि पांडे जी हैं, जो कि भारत से हैं। इंद्रमणि पांडे जी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक जीके का पोर्शन था, इसे क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे, कल का उत्तर देखेंगे। जी हाँ, कल पहले हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में आ गए और पहले हम कल का उत्तर देखेंगे। कल हमने पूछा था कि आईएससी की स्थापना कब हुई थी। तो आई जो है आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना जो है ये हमारे 2015 में, जी हाँ, ये हमारे 2015 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है। जी हाँ, यह 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी COP21 के तहत। जी हाँ, COP21 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और यह भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी की थी और पेरिस में इसको किया गया था। इसकी स्थापना जो है पेरिस में COP21 के तहत किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके आप ये क्या है, COP21 के तहत पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 30 नवंबर 2015 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का सवाल है कि G7 की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, अभी हाल ही में G7 चर्चा में था। तो यहाँ पे लोग बताइए कि G7 की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1977। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आप लोग ये हमारी पूरे क्लास को ज़रूर देखें और इसके साथ ही साथ अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। यहाँ पर आप लोगों को सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर खोज कर लेकर आए जाते हैं, जहाँ से इसमें यूपी स्पेशल स्ट्रैटेजी के सभी चीज़ इसमें शामिल रहते हैं। तो अब और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी कराया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसके साथ एक स्ट्रैटेजी के का भी पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। इस छोटी सी क्लास में आपको तमाम चीज़ें को समाहित किया गया है। आप हमारी इस क्लास को ज़रूर किया करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।